हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ बीकॉम 4 सेमेस्टर। बीकॉम 4 सेमेस्टर मैंने वीडियो डालती है पहली एक इनकम टैक्स की। एक वीडियो डाली है भाई इनकम टैक्स की, क्योंकि बीकॉम 4 सेमेस्टर में इस बार आपका महाकुमारी यूनिवर्सिटी और CCS यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी, बल्कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है, ज़्यादातर 90% यूनिवर्सिटी इस बार आपका ऑब्जेक्टिव पेपर लेगी। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर के। ठीक है भाई, जो सम सेमेस्टर के अनुसार जो आपके पेपर हो गए उसमें आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हो गए। ठीक है भाई। और इस बार 2023 जो जुलाई में पेपर होने वाले आपके महाकुमारी यूनिवर्सिटी के 4 सेमेस्टर के, बीकॉम 4 सेमेस्टर के, इस बार आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। और ये इनकम टैक्स की दूसरी वीडियो है। ठीक है भाई, आपकी तैयारी न्यूमेरिकल की भी करा देंगे और ये ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो आपकी चल ही रही है। ठीक है भाई, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है भाई। बीच में काम था थोड़ा सा, क्योंकि गेहूँ या एक बुआई की कटाई चल रही थी भाई। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बिजी थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। ठीक है, तो भाई अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को क्या कहा जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि 1 अप्रैल से जब कोई सेशन स्टार्ट होता है, ठीक, और पूरे साल एक 12 महीने के लिए चलता है, एक वर्ष के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए गत वर्ष बोलते हैं, ऑप्शन बी लेखा वर्ष, ऑप्शन सी कर निर्धारण वर्ष और ऑप्शन डी वित्तीय वर्ष। देखो, जब हमारा देखो कैलेंडर है जो हमारा, ठीक है, जो वर्ष स्टार्ट होते हैं दो तरीके से स्टार्ट होते हैं। एक तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है। और एक वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और समाप्त होता है 31 मार्च को। ठीक है भाई, 1 जनवरी से जो कैलेंडर स्टार्ट होता है, यानी कि जो साल स्टार्ट होता है 1 जनवरी को, वो होता है हमारा अंग्रेजी कैलेंडर। ठीक है भाई, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। और 1 अप्रैल से स्टार्ट जो होता है वो होता है हमारा हिंदू वर्ष कैलेंडर स्टार्ट। ठीक है, तो इसलिए 1 अप्रैल से हिंदू वर्ष कैलेंडर के अनुसार नया साल स्टार्ट होता है और 31 मार्च को वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इसे पूछा कि 1 अप्रैल से जो सेशन स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है वर्ष, 12 महीने के चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं हम कर निर्धारण वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, सी ऑप्शन इसका सही राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसी तरह आपकी है ना जो इनकम टैक्स से रिलेटेड आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वे आते रहेंगे भाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके मैंने किताब से निकाल रखे हैं, वे आते रहे। क्वेश्चन नंबर 2, आय की परिभाषा है। ठीक है भाई, आय की जो परिभाषा है, ऑप्शन ए सम्मिलित की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका भाई कि आय की जो परिभाषा है वो किस चीज़ से है। ठीक है, ऑप्शन ए सम्मिलित की हुई है, ऑप्शन बी पूर्ण है, ऑप्शन सी पेचीदा है और ऑप्शन डी सरल है। ठीक है भाई, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है भाई, आय की जो परिभाषा है वो सम्मिलित की हुई है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, गत वर्ष से तात्पर्य है। अब गत वर्ष से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं, वित्तीय वर्ष, ऑप्शन बी कैलेंडर वर्ष, ठीक है भाई, ऑप्शन सी हिसाबी वर्ष और ऑप्शन डी कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। ठीक है भाई, गत वर्ष का मतलब होता है जो हमारा करंटली ईयर चल रहा है और जो उससे पहला साल गया है उसको हम गत वर्ष बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक, जैसे हमारा जो ईयर चल रहा है करंटली, वो चल रहा है, सेशन चल रहा है 2023 और 2024। ठीक है भाई, ये सेशन चल रहा है, तो गत वर्ष बोला जाएगा 2022। ठीक है भाई, 2022 और 2023 ये गत वर्ष बोला जाएगा। तो इसलिए गत वर्ष से जो तात्पर्य होता है वो कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष का मतलब है जो करंटली चल रहा है।
और उससे पहले का जो साल गया है वो करंटली होता है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, कर निर्धारण वर्ष अवधि होती है। ठीक है भाई, जो कर निर्धारण वर्ष होता है तो उसकी जो समय अवधि होती है वो कितने साल की होती है, यानी कि कितने महीने की होती है। ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 दिसंबर और ऑप्शन डी 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है भाई, तो भाई जो कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है वो होती है भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च को। ठीक है भाई, क्या होती है भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि होती है 12 महीने की। ठीक है, कितनी होती है भाई, 12 महीने की इसमें अवधि होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। तो आयकर किन व्यक्तियों पर लगाया जाता है भाई, इसको हम यहाँ देख लेते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ऑप्शन ए, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से कम है। ठीक भाई, क्वेश्चन ऑप्शन बी, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में प्रमुख सीमा से अधिक है। ऑप्शन सी, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में 2,45,000 तक है और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो सरकार ने कर मुक्त से ऊपर की आय को बोल रखा है, क्योंकि 2023, ठीक है भाई, जो 2023 और 2024 का जो स्लैब आया था इनकम टैक्स का, तो उसमें बोल रहा है कि बस 3 लाख से ऊपर के जो 3 लाख तक तो कर मुक्त है, 3 लाख रुपए तक की। ठीक भाई, और 3 लाख से ऊपर की जो इनकम है वो आपके इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आ जाएगी, उन पर 5%, 10% इस हिसाब से टैक्स लग जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी राइट हो जाएगा कि जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में प्रमुख सीमा से अधिक हो, यानी कि जैसे 2023 में गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए तक की आय बोला, वो तो है फ्री, वहाँ तक तो कोई टैक्स नहीं देना। 3 लाख रुपए से अगर 1 रुपया भी ऊपर है तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा 5%। ठीक है भाई, तो उसको बोलते हैं कि व्यक्तियों पर कौन सा कर लगाया जाता है, किस तरह है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, विभिन्न शीर्षकों की आय का योग कहलाता है। ठीक है भाई, जो विभिन्न शिक्षकों नहीं भाई, शीर्षकों है, यहाँ से गलती हो गया भाई, ये तो ये शीर्षक है भाई। क्या है भाई, यहाँ से ये यहाँ से है शीर्षक। शीर्षकों की आय का योग कहलाता है। ऑप्शन ए सकल कुल आय, ऑप्शन बी कुल आय, ऑप्शन सी कर योग्य आय, ऑप्शन डी समायोजित आय। तो विभिन्न शीर्षकों की आय का जो योग कहलाता है वो कहलाता है भाई सकल आय। ठीक है भाई, सकल कुल आय कहलाता है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7, आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक हो। ठीक है भाई, ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष और ऑप्शन सी 80 वर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो 18 से सामान्य व्यक्ति के लिए होता है भाई 18 से 60 साल के बीच का। ठीक है भाई, 18 से 60 साल के बीच के होते हैं वो होते हैं साधारण। 60 से 80 साल के बीच का होता है वरिष्ठ अधिकारी, ये सॉरी वरिष्ठ नागरिक। क्या होते हैं भाई, वरिष्ठ नागरिक होते हैं। और जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति होते हैं वो होते हैं अति वरिष्ठ। ठीक है, क्या होते हैं भाई, अति वरिष्ठ होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि आंसर सी राइट हो जाएगा 80 वर्ष। अति वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं वो होते हैं भाई 80 साल से ऊपर के व्यक्ति।
क्वेश्चन नंबर 8, गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। जो गत वर्ष समाप्त होता है, गत वर्ष, वो कौन सी तारीख को समाप्त होता है, यानी कि कौन से महीने को समाप्त होता है? ऑप्शन ए 31 मार्च को, ऑप्शन बी 30 अप्रैल को, ऑप्शन सी 30 जून को और ऑप्शन डी 31 दिसंबर को। तो भाई इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपका ए 31 मार्च को। जो गत वर्ष समाप्त होता है वो 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निवासी होने के लिए एक भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल का जो व्यक्ति है की दशा में विदेश में है और गत वर्ष में भारत आया है, भारत में कम से कम निम्न अवधि के लिए रहना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो कितनी अवधि तक गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आपको अगर भारत का निवासी बनना है तो कितने दिन तक भारत में रहना अनिवार्य है? ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऑप्शन ए 60 दिन तक, ऑप्शन बी 182 दिन तक, ऑप्शन सी 365 दिन तक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सॉरी भाई, आपको मैं बता दूं, अगर भारत में 181 दिन भी अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो हो जाता है अनिवासी की स्थिति में। ठीक है भाई। क्योंकि भारत में 182 दिन रहना अनिवार्य है, जब भी हम भारत के निवासी बोले जागे। क्या बोले जागे भाई? निवासी या साधारण निवासी बोले जागे। तो इसलिए 182 दिन रहना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी राइट हो जाएगा। 182 दिन रहना अनिवार्य है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, करदाता की निवास स्थिति प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन ए बदल सकती है, ऑप्शन बी निश्चित बदलेगी, ऑप्शन सी नहीं बदलेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करदाता की जो निवास स्थिति है वो प्रत्येक वर्ष बदल सकती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि करदाता जरूरी नहीं है कि भाई एक स्थान पर रहे, वो दूसरे स्थान पर भी जा सकता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष उसकी स्थिति बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आय है? ठीक है भाई। तो कौन सी कृषि आय है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई। ऑप्शन ए कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के सामान्य गिरवी रखने की ब्याज की आय। ठीक। ऑप्शन बी पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से आय। ऑप्शन सी बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। और ऑप्शन डी उच्च उत्पादकता के कारण सरकार से प्राप्त पुरस्कार। तो भाई इसका आंसर जो है, आंसर सी राइट हो जाएगा भाई इसका। ठीक है भाई। बाढ़ के कारण जो कृषि आय हो जाएगी भाई, बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि तो कृषि आय में शामिल हो जाएगी, नहीं तो सारी की सारी कृषि आय फ्री है। क्वेश्चन नंबर 12, कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है तो किस तरह की है भाई? ऑप्शन ए कृषि आय है, ऑप्शन बी आकस्मिक आय है, ऑप्शन सी व्यवसायिक आय है और ऑप्शन डी पैसे से आय है। ठीक है भाई। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक भाई, कृषि आय। क्वेश्चन नंबर 13, कृषि फर्म के मैनेजर। ठीक है भाई, कृषि फर्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पैसे से आय, ऑप्शन बी वेतन से आय, ऑप्शन सी कृषि आय और ऑप्शन डी पूंजी से आय। ठीक है भाई। तो कृषि फर्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन जो होता है वो वेतन से आय होती है, क्योंकि वो कृषि से आय नहीं है। ठीक है, वेतन से आय है, क्योंकि कृषि फार्म के जो मैनेजर है, यानी कि कृषि फार्म के मैनेजर के लिए किसी व्यक्ति को
सैलरी पर रखा गया तो वो वेतन से आय से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि आपके स्लेब के अंदर पांच शीर्षक है, ठीक है भाई, और उसमें से वेतन से आय, ठीक, वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन भर भर कर पूछे जाएंगे, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन जरूर आएंगे वहाँ से, इस चैप्टर से, वेतन से आय। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आय है, ठीक है भाई। तो कौन सी कृषि आय है? ऑप्शन ए कृषि भूमि से प्राप्त किराया, ऑप्शन बी डेयरी फार्म से आय, और ऑप्शन सी मुर्गी पालन से आय, और ऑप्शन डी कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी से लाभांश आय। तो निम्नलिखित से ये पूछ रहा कि भाई कृषि आय कौन सी है, कृषि आय पूछ रहा। अगर हम डेयरी फार्म से आय बोल रहे तो डेयरी जो फार्म होता है यानी कि दूध का उत्पादन होता है वो कृषि से नहीं होता, ठीक। मुर्गी पालन है ये अलग इनकम होगी इसकी, और कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी से जो लाभांश हो रहा ये भी नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कृषि भूमि से जो प्राप्त किराया हो रहा है वो कृषि आय मानी जाती है, ठीक है। जैसे हमने किसी को ठेके पर या किसी को बटाई पर खेत दे दिया और उसके रूप में हमें एवरेज के रूप में हमें किराया प्राप्त हो रहा है उसका, ठीक, तो वो कृषि आय यानी कि कृषि इनकम मानी जाएगी। सॉरी, अगर उसी कृषि को यानी कि उसी भूमि को खुद मालिक जोत रहा है और उस पर कृषि से इनकम प्राप्त कर रहा है तो कृषि फ्री हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए वो कृषि आय नहीं होती। और ये यानी कि अगर कोई मालिक ठेके पर या किराए पर दे दी वो जमीन तो उससे जो किराया प्राप्त हो रहा है तो कृषि आय मानी जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रदाता के लिए 20,000 रुपये की कृषि आय को कुल आय में शामिल तभी किया जाएगा जबकि उसकी गत वर्ष में कर योग्य आय निम्नलिखित से अधिक हो, ठीक है भाई। ऑप्शन ए 1,45,000, ऑप्शन बी 1,11,000, ऑप्शन सी 2,50,000 और ऑप्शन डी 2,25,000, ठीक है भाई। कृषि आय या अगर कोई महिला करदाता है, ठीक है भाई, यहाँ ये गलती हो गया, अगर कोई महिला करदाता है और 20,000 रुपये की कृषि आय, ठीक भाई, 20,000 रुपये की कृषि आय को कुल आय में तभी शामिल किया जाएगा जब उसकी इनकम 2,50,000 रुपये से अधिक हो, ठीक है भाई, अधिक हो जब ही हम उसकी कृषि आय मानेंगे, ठीक है भाई। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय का प्रतिशत भाग किसकी आय होता है, ठीक है भाई। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65% और ऑप्शन डी 70%। देखो जब कृषि आय वाला चैप्टर आप खोलोगे, ठीक है, तो इसमें एक स्लेब बना हुआ है गैर कृषि आय, ठीक है भाई, एक स्लेब बना है, दो भागों में बटा हुआ है, एक तो गैर कृषि आय है और एक कृषि आय है, ठीक है भाई। उसमें अगर चाय का उत्पादन है, ठीक है, 40% तो गैर कृषि आय हो जाएगा और 60% हो जाएगा कृषि आय, ठीक है भाई। तो इसमें पूछा कि भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण की आय का प्रतिशत भाग किसी आय का होता है, यानी कि कितनी आय का भाग कृषि आय होता है, तो वो होता है भाई 60%, ठीक है, क्योंकि 40% तो गैर कृषि आय के रूप में होता है और 60% होता है कृषि आय के रूप में। क्योंकि 40% अगर चाय का उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक और असम के भी असम में होता है, असम और कर्नाटक राज्य में, ठीक। और वहाँ से जो भी चाय तैयार होती है, क्योंकि उसका 40% हिस्सा गवर्नमेंट के पास चला जाता है और 60% उस मालिक के पास रह जाता है। तो इसलिए गैर कृषि आय और कृषि आय में ये अंतर देखना जरूरी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17,
कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है यदि ऑप्शन ए कृषि आय 5,000 से अधिक हो, ऑप्शन बी कृषि आय 10,000 से अधिक हो, ऑप्शन सी कृषि आय 50,000 से अधिक हो और ऑप्शन डी कृषि आय 5 से अधिक हो और कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो। ठीक है भाई, तो इसका आंसर डी राइट हो जाएगा भाई। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, कृषि आय 5,000 से अधिक हो और कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो। ये भी आप जब आप है ना कृषि आय वाला चैप्टर पढ़ोगे मासी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि जब तक हम चैप्टर नहीं पढ़ने के, थ्योरी समझ में नहीं आने के, बहुविकल्प समझ में नहीं आने के। ठीक है भाई, अगर हम चैप्टरों को पढ़ते हैं, उनकी थ्योरी समझते हैं, तो भाई जो बहुविकल्प क्वेश्चन है कोई से भी सब्जेक्ट हो जब भी समझ में आएंगे। अगर हम डायरेक्टली बहुविकल्प समझते हैं तो भाई हमारे ये समझने बहुत भारी हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये समझने आसान नहीं है बहुविकल्प क्वेश्चन। बहुविकल्प क्वेश्चन जब भी समझ में आएंगे, जब भी आप उनको लॉन्ग समय तक याद रख पाओगे, जब उसकी थ्योरी आप पढ़ोगे। ठीक है भाई, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है। तो शामिल किया जाता है ऑप्शन ए एक व्यक्ति की, ऑप्शन बी फर्म की, ऑप्शन सी कंपनी की, ऑप्शन डी स्थानीय सत्ता की। तो भाई कर की जो गणना की जाती है वो किस पे की जाती है, वो व्यक्ति पर की जाती है। बाकी और की ना तो फर्म में की जाएगी, ना कंपनी पे की जाएगी, ना स्थानीय सत्ता पे की जाएगी। क्योंकि फर्म, जो व्यक्ति फर्म खोल लेगा तो वो किसके नाम से होगी, उस व्यक्ति के नाम से होगी ना। नाम तो उसने कुछ भी रखा हो पर मालिक पे ही तो टैक्स लगेगा, तो वो एक व्यक्ति पर ही तो टैक्स लेगा और किसी पे टैक्स लगने का नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई इस पे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कॉफी उगाकर एवं उसको संसाधित करके बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। तो कौन कितना गैर कृषि आय है और कितना कृषि आय है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70% और ऑप्शन डी 75%। ठीक है भाई, तो इसमें आपको मैं बता दूं, जो कॉफ़ी को उगाकर और उसको संसाधित यानी कि उसको सही कर करके, ठीक, तो ये पूछ रहा कितना कृषि आय है और कितना गैर कृषि आय है। तो कृषि आय तो हो जाएगा भाई 75%। ठीक, क्योंकि गैर कृषि आय तो हो जाएगा भाई 25%, क्योंकि ये 25% तो चला जाएगा गवर्नमेंट के पास और 75% रह जाएगा उसके खुद के पास। इसलिए कृषि आय तो हो जाएगा 75% और गैर कृषि आय हो जाएगा 25%। क्योंकि आप एक छोटी सी एक टेबल बना कर दे रखी हो किताब के अंदर, देख लेना कोई सी भी बुक हो, तो कृषि आय से यानी कि कॉफ़ी, चाय, अफीम, ठीक है, ये जो इस तरह की 4-5 चीज़ें हैं, तो उसमें दे रखा कौन कितनी गैर कृषि आय है और कितनी कृषि आय है। तो इसमें कृषि आय पूछा तो कृषि आय इसमें हो जाएगा 75%। और भाई आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कॉफ़ी उगाकर उसको संसाधित करके भूनकर एवं पीसकर बेचने से आय का प्रतिशत भाग व्यवसाय आय होता है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40% और ऑप्शन डी 50%। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40%। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चैनल पर नए हो तो बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियो मैं इसी तरह लाता रहूँगा हर सब्जेक्ट की। क्योंकि बीच में वीडियो नहीं डाली गई इसीलिए क्योंकि भाई गेहूं की कटाई चल रही थी और गन्ने की बुआई चल रही थी, इसलिए बीच में कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। ठीक है, उसके लिए सॉरी भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।